हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज हम लेके आए हैं सर्कुलर मोशन का लेक्चर आपके सामने और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जहां पे हम आपको फोर्स के बारे में बात करेंगे। सर्कुलर मोशन में फोर्सेस के साथ आपको कैसे हैंडल करना है, एफबीडी को कैसे हैंडल करना है, क्या कंपोनेंट्स लेने हैं, कौन सी एक्सिस है, क्या एक्सेलरेशन है और कैसे सारी वर्किंग होगी, ये सब हम आज जान रहे होंगे। तो पूरा सेशन देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए। काफ़ी सारे जेई मेंस के पास्ट 5-6 सालों के पीवाईक्यूज भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। आपके लिए बहुत अच्छे सवाल भी लेके आए हैं। और बच्चों, इसके बाद मार्क्स ऐप पे जाके आप प्रैक्टिस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको इस सेशन के नोट्स मिल रहे होंगे। मैं हूँ अजीत तुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में ना हम फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप एफबीडी बनाओगे, ठीक है। अब हम एक्सिस कौन सी ले, ये सवाल होता है, किस एक्सिस पे कंपोनेंट ले। तो देखो बेटा, वो आप लोगे सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ हमने ये सीखा है कि सर्कुलर मोशन में नेट एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ जो होगा उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कंपलसरी है। तो एक्सीलरेशन अगर सेंटर की तरफ है तो फोर्स जो होगा सेंटर की तरफ उसे हम m इंटू ए लिखते हैं, और a आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हम लेंगे, जिसको हम फॉर्मूला था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का v²/r या फिर r ओमेगा स्क्वायर। तो जो भी नेट फोर्स होगा सेंटर की तरफ उसको आप mv²/r के बराबर कर दोगे, बस दैट्स इट। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए बच्चों, तो मान लीजिए आप यहाँ पे सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल को घुमा रहे हैं। यस, तो इसमें मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। सोचो, इसमें मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3, अलग अलग डायरेक्शन में मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। तो आप एक चीज याद रखना, सारे फोर्सेस के यहाँ पे सेंटर एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट लोगे। तो ये जो सेंट्रल एक्सिस है, रेडियल एक्सिस, इसके अलोंग सारे फोर्सेस के आप कंपोनेंट लोगे। फिर सेंट्रल एक्सिस पे वेक्टर एडिशन या फिर रिजल्टेंट निकालोगे। तो जो नेट फोर्स आएगा सेंटर की तरफ उसे आप लिखोगे मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसे आप लिखोगे v²/r या फिर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला r ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा के टर्म में हो तो ये यूज करना, स्पीड के टर्म में हो तो ये यूज करना। अब देखो, एक और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एक्सिस है वो है आपकी टेंजेंशियल एक्सिस। अब सारे फोर्सेस का कंपोनेंट टेंजेंट के अलोंग लीजिए, और नेट फोर्स जो टेंजेंट की तरफ आएगा, नेट टेंजेंट के अलोंग जो नेट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स, उसको आप लिखोगे मास इनटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है स्पीड का डिफरेंशिएशन या फिर आर अल्फा। अब देखिए, एक बार फिर से मैं बता दूं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम क्या होता है? स्पीड बदलना। यस, स्पीड बदलना टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम है। और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये डायरेक्शन बदल रहा होता है। तो बिना सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के आपका सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपका मैंडेटरी है, कंपलसरी है। इसके बिना सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अगर हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। देखिए, होगा तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, नहीं होगा तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। लेकिन सर्कल में घुमाने की जिम्मेदारी ये सेंट्रीपिटल की, ये बात बहुत क्लियर रखिएगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको करना है। अब इसके बाद आपके पास दो टाइप के और सर्कुलर मोशन है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा होता है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, मतलब ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। तो ऐसे केसेस में हम वर्टिकल mg वाले जो फोर्स है, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर रहे होंगे। तो ये फोर्स, ऊपर कोई फोर्स लग रहा होगा जो mg को बैलेंस कर रहा होगा। याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में ऊपर नीचे के फोर्सेस, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस होंगे, mg ग्रेविटी बैलेंस होगी। लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होगा, उसमें तो ऊपर नीचे का मोशन होगा, तो वहां पे ग्रेविटी बैलेंस नहीं होगी।
चलिए और देखिए थोड़े से पॉइंट। सेंट्रिपिटल फोर्स जिसको हम कह रहे हैं, ये कोई अलग से नया फोर्स नहीं है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फोर्सेस होंगे ना एफबीडी में, टेंशन हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्सेस हो सकते हैं। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो फोर्सेस होंगे उन्हीं का जो नेट कंपोनेंट सेंटर की तरफ होगा उसे ही हम कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। अलग से कोई नया फोर्स नहीं है। देखिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फोर्सेस से ये होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर बोल दिया जाए तो ए टेंजेंशियल 0 है, यानी नेट टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स 0 होगा। सिर्फ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा, स्पीड कांस्टेंट है और आप वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली लेकिन चेंज हो रहा होगा, ये आपको पहले से पता है। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में समझिए। अगर आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है तो आपके पास फोर्स का बस एक ही कंपोनेंट है, F सेंट्रिपिटल। तो पार्टिकल पे नेट फोर्स बस यही कहलाएगा, दैट्स इट। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल दिया तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों डायरेक्शन में दोनों फोर्स के कंपोनेंट आपको मिलेंगे, सेंट्रिपिटल भी और टेंजेंशियल भी। तो नेट फोर्स कैसे आएगा? नेट फोर्स आएगा इनका रिजल्टेंट। तो नेट फोर्स को आप लिख रहे होगे अंडर द रूट एफ सी का स्क्वायर प्लस एफ टेंजेंट का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बातचीत। आइए अब हम स्टैंडर्ड केसेस पे बात करते हैं। ये देखिए कोनिकल पेंडुलम का एक सवाल है, बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है। इससे पहले मैं आपको कोनिकल पेंडुलम की कंप्लीट थ्योरी यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। तो कोनिकल पेंडुलम में समझिएगा बेटा, यहाँ पे आपने एक पार्टिकल को स्ट्रिंग से अटैच करके इस पार्टिकल को फिर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। और स्ट्रिंग का एंगल ये थीटा है। अब जो इसकी स्पीड है अभी फिक्स है, ठीक है, तो ये स्टेबल है। अगर स्पीड बढ़ाओगे तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा, स्पीड कम करोगे तो नीचे की तरफ जाने लगेगा। अभी स्पीड कांस्टेंट है तो ये स्टेबल है, ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। स्टेबल हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये पार्टिकल घूम रहा है। तो अब क्या करेंगे? सर ने बोला हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, मतलब ऊपर नीचे के फोर्सेस को आप बैलेंस कर रहे होंगे और सेंटर की तरफ फोर्स को आप mv²/r या फिर mr⍵² कर रहे होंगे। तो यहां पे देखिए रेडियस निकालना भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। रेडियस आइडेंटिफाई करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके लिए आपको सर्कल कैसा है और सेंटर कौन है ये आइडेंटिफाई करना एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाती है। यानी इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? सर्कुलर मोशन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, आइडेंटिफाई कीजिए। फिर आप सेंटर कौन है सर्कुलर मोशन का वो आइडेंटिफाई कीजिए। फिर रेडियस कितना है वो आइडेंटिफाई कीजिए। बच्चे इसको बहुत लाइटली हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाती है, गलती से बचाना है खुद को। और फिर नेट फोर्स निकालिए अलोंग सेंटर। सारे फोर्सेस के कंपोनेंट लेके नेट फोर्स अलोंग सेंटर आप निकालिए। चलिए यहाँ पे हम जैसे एसी की वर्किंग सिखाएं तो यहाँ पे आप इसका एफबीडी बनाएंगे तो mg नीचे और टेंशन इस तरफ, रस्सी का फोर्स टेंशन, y डायरेक्शन से एंगल थीटा बन रहा है। कंपोनेंट हम ले लेते हैं फटाफट से। ऊपर आ गया बेटा टेंशन कॉस थीटा, नीचे mg और इस तरफ टेंशन साइन थीटा। सेंटर कौन है सर्कल का? इस सर्कल का सेंटर ये है बेटा, यस। तो सेंट्रिपिटल फोर्स इस तरफ होना चाहिए, तो वो ये रहा। ये आपको फोर्स देगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ऊपर नीचे के फोर्सेस को बैलेंस करिए तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी? t cos थीटा आपको मिला mg और नेट फोर्स सेंटर वाला इक्वल टू m इंटू ए सेंटर। तो नेट फोर्स सेंटर वाला देखिए क्या है? t साइन थीटा। तो इस t साइन थीटा को आप क्या लिखोगे? इक्वल टू mv²/r। यस। अब रेडियस निकालना बाकी है, ठीक है, रेडियस निकालना बाकी है। मान लो अगर मैं आपसे इसका ओमेगा पूछूं तो आप यहाँ पे r⍵² यूज कीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब रेडियस निकालना बाकी है। अगर आपको रस्सी की यहाँ पे लेंथ दे दी जाए
कि जो रस्सी है इसकी लेंथ L है, तो रेडियस यहाँ पे देखो सेंटर से दूरी ये रेडियस कहलाएगी। तो इस ट्रायंगल में आप देखिए L R थीटा एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाई जाए तो यहाँ पे साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो रेडियस देखिए आ गया L साइन थीटा। जल्दीबाजी में कई बार बच्चे L ही लिख देते हैं, रेडियस वो गड़बड़ हो जाती है, तो ये हो गया L साइन थीटा। तो यहाँ पे पुट करते हैं, टेंशन की देखिए वैल्यू यहाँ से ले लीजिए mg अपॉन कॉस थीटा, इसको यहाँ रखिए, तो mg अपॉन कॉस इंटू साइन इक्वल टू एम एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, m कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया, l नीचे आ गया, तो g अपॉन एल कॉस थीटा ये आपका ओमेगा रूट लेके आ गया। तो ये एंगुलर स्पीड है, ये स्टैंडर्ड है, इसे आप याद करिएगा कोनिकल पेंडुलम में। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड होता है ओमेगा के टर्म्स में 2 पाई बाय ओमेगा और स्पीड के टर्म्स में 2 पाई आर बाय वी। समझना मेरी बात, इससे अगर स्पीड निकालनी हो तो आप लिखोगे v इक्वल टू आर ओमेगा। बच्चे रेडियस l नहीं है, रेडियस l साइन थीटा है इनटू ओमेगा, इसे आप यूज करेंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी। बात समझ आई। अब चलो टाइम पीरियड कोई पूछे तो टाइम पीरियड ओमेगा का रेसिप्रोकल 2 पाई और ये अपॉन में ओमेगा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा L cos थीटा बाय जी। ये वो टाइम है जो कोनिकल पेंडुलम एक चक्कर पूरा करने में लगा रहा होगा। अब देखिए ये सवाल क्या पूछ रहा है, दो पार्टिकल को स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है, शोन इन द फिगर, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताइए, L1:L2 बताइए, सो दैट दे कंप्लीट देयर सर्कुलर पाथ विथ इक्वल टाइम पीरियड। तो आइए फटाफट से दोनों के टाइम पीरियड को इक्वल करिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बस आपको बराबर करना था। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, L cos थीटा बाय जी, तो ये हो गया L1 cos 30, cos 30 कितना √3/2 अपॉन में जी इक्वल टू 2 पाई रूट L2 cos 45, इसका एंगल 45 है, तो L2 cos 45 बाय जी। तो देखिए यहां से सब कुछ कट जा रहा है, 2 पाई कट जा रहा है, जी कट जा रहा है, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपको मिल रहा है कुछ इस तरीके से। यस, अब आप देखिए L1/L2 क्या हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा और 2 अपॉन √2 हो जाएगा, तो द आंसर इज √2/√3 यानी ऑप्शन बी। इस तरीके से ये सवाल करेंगे, ध्यान रखते हुए हमेशा। ऐसे ना और भी केसेस आ जाते हैं, देखो एक मैं आपको केस समझाता हूं। यहां पे सोचो एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इस हेमिस्फेरिकल बॉल का रेडियस कैपिटल आर है, समझ गए। इस स्मूथ है बॉल को हमने क्या दे दिया है, स्मूथ आपको बोल दिया है, तो स्मूथ बॉल पे हमने एक पार्टिकल को रखा और बॉल को घुमाने लग गए। तो बॉल को जब आप घुमा रहे हो तो पार्टिकल भी बॉल के साथ साथ सर्कुलर मोशन करने लगा। बहुत ज्यादा तेज से घुमाएंगे तो बाहर जा सकता है, धीरे धीरे घुमाएंगे तो अंदर की तरफ गिर रहा है। अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से घुमाऊं तो स्टेबल हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पे हो रहा होगा। अब देखिए इस सर्कल का सेंटर कौन है, देखिए सर्कुलर मोशन का सेंटर है सी, नेट फोर्स सेंटर की तरफ होगा, ये देखिए इस तरफ, ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन देखना। लेकिन जो स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर का सेंटर तो कैपिटल O है, समझ में आई बात। यस, तो आपका स्फीयर का रेडियस अगर कैपिटल R दिया है तो वो ये है स्फीयर का रेडियस, लेकिन मेरे सर्कुलर मोशन का रेडियस कैपिटल R थोड़ी है। अगर मैं ये एंगल थीटा मान लूं तो मेरे लिए जो सर्कुलर मोशन का रेडियस है वो स्मॉल r है ना। यस, अब जैसे पिछले सवाल में किया था, यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो स्मॉल r आ जाएगा कैपिटल R साइन थीटा। अब यहाँ कैसे करेंगे, वहां पे तो रस्सी थी तो टेंशन के कारण एक सेंट्रिपिटल फोर्स था, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, इसका FBD बनाएंगे तो mg
नीचे की तरफ, और ये कर्व्ड सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अब कर्व्ड सरफेस का, स्फीयर का नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो सेंटर से पास करता है हमेशा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ आ गया। और देखिए ये एंगल वर्टिकल से हमने थीटा मान लिया है, तो ये थीटा हो गया। अब कंपोनेंट किधर लें, तो अब देखिए ऊपर की तरफ कंपोनेंट आ गया n cos थीटा, इस तरफ आ गया n sin थीटा, और नीचे mg, और a सेंट्रीपिटल इस तरफ। एग्जैक्ट रिपीट हो रहा है सवाल, एग्जैक्ट रिपीट हो रहा है, देखो सवाल है कि नहीं। तो यहाँ पे ओमेगा अगर पूछते तो ओमेगा भी सेम आ जाता, बस ये लेंथ की जगह आ जाता r। एम आई राइट बच्चों? तो ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल देखिए, इस सवाल में रेडियस निकालना एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो गई। देखिए एक डिस्क है, डिस्क पे एक रॉड कनेक्टेड है, रॉड से रस्सी से एक पार्टिकल कनेक्टेड है। अब इस डिस्क को घुमा दिया है अपनी एक्सिस के अबाउट, तो एक्सिस इसके अबाउट पूरा सिस्टम घूमने लगा, तो जो रेडियस आएगा पार्टिकल का वो यहां से लेना था। तो ये देखिए आपका रेडियस ऑफ डिस्क, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब ये डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूं तो r प्लस एक्स, ये रेडियस होगा सर्कुलर मोशन का। क्योंकि देखिए आपका जो पार्टिकल यहाँ पे रस्सी के साथ अटैच था वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में है, और सेंटर ऑफ द डिस्क से रेडियस लेना है। आई बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप थी यहाँ पे। जल्दी से सवाल पढ़ो। तो रेडियस हो जाएगा कैपिटल R प्लस, अब देखिए ये वाली लेंथ कैसे आएगी, फिर से वही ट्रायंगल नहीं बन रहा है जो अभी निकाला था हमने। देखिए तो ये लेंथ आ जाएगी r sin 30, यानी हो जाएगा ये r प्लस r/2, यानी हो जाएगा ये 3r/2। आया बेटा समझ में? ये आपको मिल गया। अब आप क्या करिए, इसका FPD बनाइए। एंगुलर स्पीड पूछ रहा है, तो mg नीचे, टेंशन इधर, ये cos थीटा, तो ऊपर नीचे बैलेंस करेंगे तो टेंशन cos थीटा, थीटा 30 डिग्री दिया है, mg के बराबर आ जाएगा, तो टेंशन देखो हो जाएगा 2mg/√3। cos थीटा की जल्दी से वैल्यू डाल दो, तो ये टेंशन आ गया। और सेंटर की तरफ फोर्स, तो सेंटर की तरफ फोर्स आप निकालोगे इसका, तो वो आएगा ठीक पिछले सवाल की तरह, t sin 30 इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, इसमें वैल्यू रखनी है। तो देखिए टेंशन रखिए, sin 30 रखिए, m रेडियस रखिए, इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखिए सॉल्व करके आ जाएगा। देखिए क्या आ रहा है फटाफट से, m कट गया यहाँ से, 2 कट गया यहाँ से, ये देखिए नीचे आ गया 3√3 कैपिटल R, और ऊपर आ गया 2 स्मॉल g। ये ओमेगा स्क्वायर है तो उसका रूट, ये आपको ओमेगा मिल गया। किससे मैच कर रहा है? देखिए 2g/3√3r, ये मैच कर रहा है ऑप्शन डी से। आई बेटा ये बात समझ में? चलो जल्दी से आगे चलते हैं। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, ध्यान से सुनिए। अगर आपकी कार हॉरिजॉन्टल पाथ में घूम रही है, अगर आपकी कार हॉरिजॉन्टल पाथ में यहाँ पे घूम रही है, तो उस पे कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ आपको फोर्स देगा, ये आपको सीखना था। चलिए मैं कार का टॉप व्यू आपको बता देता हूं जल्दी से, कि कार का टॉप व्यू कितना होगा। मान लेते हैं हम ऊपर से देखें, जैसे भगवान, सोचो आप भगवान और ऊपर से देख रहे हो, और आपको ये सर्कुलर ट्रैक मिलेगा इस तरीके से, और इस ट्रैक में ये कार इस तरीके से घूम रही होगी। अब इस सर्कुलर ट्रैक पे mg किधर है? तो आप देखिए, आप ऐसे ऊपर से देख रहे हो तो mg नीचे की तरफ है और नॉर्मल ऊपर की तरफ है। तो आप देखोगे तो mg बोलोगे इस व्यू के हिसाब से इनटू द प्लेन, समझे बेटा? और नॉर्मल क्या बोलोगे इस व्यू के हिसाब से? आउट ऑफ द प्लेन, यानी नॉर्मल इक्वल टू mg यहाँ पे हो गया। समझ गए? ये तो है। अब सवाल ये पैदा होता है सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स चाहिए।
तो सेंटर की तरफ कोई भी फोर्स और नहीं है, एक यहाँ पे छुपा हुआ फोर्स है जो सेंटर की तरफ है, पहचानो क्या, वो है बेटा फ्रिक्शन। यस, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन इक्वल टू m इंटू ए सेंट्रीपिटल करेंगे, और फ्रिक्शन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही होगी। टू प्रिवेंट स्लाइडिंग आपका फ्रिक्शन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से छोटा होना चाहिए। ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है जो ध्यान रखनी है। आइए अब ये सवाल पढ़ते हैं, कॉम्प्रिहेंशन है। एक ब्लॉक ऑफ मास है में हॉरिजॉन्टल रूलर यानी हॉरिजॉन्टल स्केल पे रखा हुआ है, इस स्केल को घुमा रहे हैं। अब आप जिस जमीन पे हो वो जमीन ही घूम रही है, उसके ऊपर जो डब्बा रखा है वो डब्बा भी जमीन के साथ घूम रहा है। अब बोला है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, रूलर इज फिक्स्ड, एक एंड पे आपने फिक्स कर रखा है स्केल को, उस पे डब्बा रखा और डब्बे को घुमा रहे हैं स्केल के साथ। ब्लॉक को L डिस्टेंस पे रखा, ये रेडियस दे दिया है। रूलर इज रोटेटेड अबाउट फिक्स्ड एंड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू passing through fixed end. Maximum speed for which block does not slip. आ जाओ जल्दी से करते हैं। तो नॉर्मल बराबर यहाँ पे mg हो गया, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई म्यू mg। हमने क्या सीखा, फ्रिक्शन क्या था, फ्रिक्शन था m इंटू ए सेंट्रीपिटल। अब मैक्सिमम स्पीड मतलब स्लिप होने ही वाला है, तब फ्रिक्शन को आप मैक्सिमम ले लेंगे, समझे। तो ये हो गया म्यू mg इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। दैट्स इट बच्चों। तो ओमेगा देखिए यहां से क्या आ गया, म्यू जी अपॉन रेडियस, और रेडियस है लेंथ के बराबर, ये आपका ओमेगा आ चुका है। तो ओमेगा म्यू जी बाय एल देखिए ऑप्शन बी में यहां पे आपको मिल रहा है। अब देखिए बी सेकेंड पार्ट इसका बहुत बच्चे गलत करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, एंगुलर स्पीड धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, एक्सीलरेशन दिया है एंगुलर एक्सीलरेशन, और पूछा है एंगुलर स्पीड बताओ जब स्लिपिंग हो जाएगी। तो इस केस में अब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो आप इसे कैसे हैंडल करेंगे, आओ जल्दी से मैं यहां पे बता दूं। तो आपको टेंजेंट के डायरेक्शन में भी फोर्स चाहिए, सेंटर के डायरेक्शन में भी फोर्स चाहिए, और कोई फोर्स नहीं। देखिए अलोंग द सरफेस है ये, और ये भी अलोंग द सरफेस है। अलोंग द सरफेस सिर्फ फ्रिक्शन ही लगेगा, तो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल देगा, एक कंपोनेंट टेंजेंशियल देगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है बेटा आर अल्फा, तो फ्रिक्शन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वाला हो जाएगा एम आर अल्फा, ये फ्रिक्शन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वाला हो गया। फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वाला एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब आपको यहां क्या बोला था कि ओमेगा वेरिएबल है, समय के साथ बढ़ रहा है, तो फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल वेरिएबल है, समय के साथ बढ़ रहा है, तो कैसे करेंगे, सुनना मेरी बात। तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं, ओमेगा इनिशियल 0, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, तो ओमेगा यहाँ से अल्फा इंटू टाइम के बराबर होगा। इसे मैं यहाँ पे लिख दूं तो फ्रिक्शन सी हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। आई बेटा ये बात समझ में, पक्का। चलो दो फ्रिक्शन हो गए, अब नेट फ्रिक्शन क्या होगा, नेट फ्रिक्शन होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, तो फ्रिक्शन सी स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन टेंजेंट का स्क्वायर। जल्दी से इसमें वैल्यू डालो, तो एम स्क्वायर आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर अल्फा 4 टी की पावर 4, ये नेट फ्रिक्शन होगा। अब ये नेट फ्रिक्शन जो है स्लिपिंग के टाइम, फ्रिक्शन को म्यू नॉर्मल नॉर्मल एमजी, तो स्लिपिंग के टाइम फ्रिक्शन को म्यू एमजी रखोगे। अच्छा म्यू एमजी कौन सा रखोगे, म्यू एमजी आप नेट फ्रिक्शन को रखोगे, इसको आप म्यू एमजी कर दोगे कब, स्लिपिंग के टाइम। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो देखिए क्या बन रहा है, आपका एम स्क्वायर देखिए यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, है ना, देखिए तो एम स्क्वायर यहाँ पे कैंसल हो जाएगा, एम स्क्वायर। तो बचा क्या मेरे पास, यहाँ पे मेरे को टाइम निकालना है, तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस
आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अल्फा की पावर 4। ये आपके पास टाइम की पावर 4 आ गई। समझ गए? यहाँ पे कोई है, देखिए पावर 1/4 इसीलिए आ रहा है। समझे बेटा? ये पावर 1/4 इसलिए आ रहा है। चलिए अब देखेंगे, हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये था यहाँ पे। ठीक है, सही जा रहे हैं ना? यहाँ पे देखना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास? म्यू जी अपॉन अल्फा आर माइनस, यहां पे ये कैंसल हो जाएगा, यस, और टाइम आ जाएगा हमारे पास पावर 1/4। इस तरीके से एक एक्सप्रेशन बनेगा। और ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू टाइम, और अल्फा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ओमेगा मिल जाएगा। आपको टाइम भी मिल गया स्लिपिंग का, समझ गए? और फिर आपको यहाँ पे ओमेगा भी मिल जाएगा। आइए देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया म्यू जी अपॉन आर अल्फा स्क्वायर, म्यू जी अपॉन आर अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसे लिख देते हैं, आर अल्फा स्क्वायर है सर, यहाँ पे आर अल्फा स्क्वायर, तो आर अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे आर स्क्वायर कट जाएगा, एक अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1/अल्फा स्क्वायर। इस तरीके से ये टाइम मिला। अब जब अल्फा इससे मल्टीप्लाई होगा, अंदर ले जाइए आप। जब आप अल्फा को अंदर ले जाएंगे, पावर अल्फा की पावर 4 हो जाएगी, तो अल्फा बेसिकली कट जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अल्फा यहां से कट जाना चाहिए, तो यहाँ पे हाँ देखिए, यस, तो ये अल्फा स्क्वायर है, अल्फा अंदर आएगा, अल्फा की पावर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा अल्फा की पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो कट के अल्फा स्क्वायर ही बचेगा, और होल ब्रैकेट की पावर 1/4। ये आपका वो एंगुलर स्पीड है जब आपकी स्लिपिंग स्टार्ट हो गई। तो किससे मैच हो रहा है? देखिए यहाँ पे आंसर पावर 1/4, ऑप्शन बी से यहाँ मैच हो रहा है। अच्छा सवाल है। इसका फॉर्मेट देखिए, बच्चे इसलिए गलत कर देते क्योंकि फॉर्मेट से घबरा जाते हैं। आपको करना स्टेप बाय स्टेप सिंपली थी, बस ये थोड़ा सा एक्सप्रेशन को अच्छे से हैंडल करना था, और आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। अगला सवाल देखिए आपके सामने क्या है। ये सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। ओ सेंटर से आपने एक रस्सी जोड़ के एम मास को कनेक्ट किया है, ए मास को, फिर ए से एक और रस्सी कनेक्ट करके एक और मास, फिर बी से एक और रस्सी कनेक्ट करके एक और मास। तीनों रस्सियों की लेंथ दी है, और इसको आपने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन पे घुमा रहे हैं। इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से आप घुमा रहे हैं। ठीक है, ओमेगा आपकी एंगुलर स्पीड हो गई, वी लीनियर स्पीड हो गई। आपसे पूछा है हर एक रस्सी के टेंशन का आप रेशो बताइए। ठीक है, तो ये टेंशन 1, टेंशन 2, टेंशन 3 मान लेता हूं। ये आपसे रेशो इन टेंशन का पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे? देखो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बता दूं। अगर एक बॉडी घूम रही है, ध्यान रखना, इस बॉडी में जितने पार्टिकल्स हैं ए बी सी, इन सब का ओमेगा सेम होता है। रेडियस देखो सबका अलग अलग है, तो v जो है वो r ओमेगा सबका अलग अलग होगा। ये समझना आप मेरी बात। सोचो ये पेन है, इस पेन को मैं एक राउंड घुमा दूं, ठीक है, तो इस पे 3 पार्टिकल थे, तीनों पार्टिकल सेम टाइम में एक राउंड घूमे, तो एंगल थीटा जो घुमाया मैंने, ठीक है, वो तीनों सेम एंगल घूमे। देखो आप, यहां से मैं यहां पे लेके जा रहा हूं, तो ए बी सी सबने एंगल तो टर्न सेम किया, तो थीटा सेम है, टाइम सेम है, तो थीटा बाय टाइम बताइए ओमेगा सेम हो गया ना। लेकिन अगर इसका डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस अलग है, इसका डिस्टेंस अलग, इसका डिस्टेंस अलग, ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, तो डिस्टेंस अलग है, तो स्पीड, लीनियर स्पीड सबकी अलग अलग होती है, लेकिन ओमेगा सबका सेम होता है। अब यहां पे देखो गलती क्या होती है, बच्चे फॉर्मूला mv² ले लेते हैं, है ना, mv² लोगे और फिर स्पीड सेम करते हो तो रेशो उल्टा आता है एग्जैक्ट। लेकिन यहां पे आप इसे ना लेके
एम आर ओमेगा स्क्वायर लीजिएगा, ओमेगा सेम है सबका तो आप यहाँ पे रेशियो में ओमेगा को काट सकते थे, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंस है इसीलिए आपको ये सवाल करा रहे। अब देखिए सी का एफपीडी बनाते हैं सबसे पहले, तो सी पे टेंशन 3, इस तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो टेंशन 3 इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, रेडियस कितना हो गया देखिए 3L, तो टेंशन 3 हो गया 3L एम ओमेगा स्क्वायर, ये टेंशन 3 आ गया। अब आते हैं बी के एफपीडी पे, बी पे देखिए इस तरफ टेंशन 2 है, इस तरफ टेंशन 3 है, ये एक्सेलरेशन ऑफ बी है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इक्वेशन क्या बनेगी, टेंशन 2 माइनस टेंशन 3 इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास तो सेम है, रेडियस अब बी का देखिए कितना है सेंट्रल एक्सिस से L प्लस L 2L, तो ये हो गया m इंटू 2L ओमेगा स्क्वायर, और टेंशन 3 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ये हो गया 3ml ओमेगा स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो टेंशन 2 हो गया 5ml ओमेगा स्क्वायर। ठीक इसी तरीके से A के लिए बात करोगे तो टेंशन 1 टेंशन 2, A सेंट्रीपिटल इधर, टेंशन 1 माइनस टेंशन 2 इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और रेडियस A के लिए लेंथ ही है, टेंशन 2 की वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व करो तो टेंशन 1 आ गया 6ml ओमेगा स्क्वायर। अब रेशो ले लो जल्दी से, देखो 3:5:6, यानी ऑप्शन डी आंसर आ गया। आई बेटा बात समझ में, चले आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपको अलग अलग सेटअप बना सकते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे दो डिफरेंट स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में आप इस पार्टिकल को घुमा रहे हैं। अब इसके लिए आप वर्किंग कैसे करेंगे, तो एफपीडी बनाएंगे, mg नीचे, टेंशन इस तरफ, ये टेंशन इस तरफ, और फिर एंगल होंगे अलग अलग, ठीक है। इसका मैं चलो एंगल ले लेता हूं थीटा, मैं एक्स एक्सिस से लूं कि वाई से लूं, है ना, किसी से भी देखो, आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा एंगल किससे दिया है। सोचो अगर ये एंगल θ1 θ2 दे दे, तो y से दिया है तो ये θ1 ये θ2 हो गया। आए बेटा समझ में, तो यहां पे ये एंगल θ1 ये एंगल θ2, इस तरीके से। अब देखिए इन दोनों के जो y कंपोनेंट है वो आपको बैलेंस करना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है तो ऊपर नीचे वाले फोर्सेस बैलेंस, तो एक इक्वेशन यहाँ पे इस तरीके से बनेगी। आई बात समझ में, इस तरीके से यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी। अब सेंटर की तरफ नेट फोर्स में देखिए क्या आ जाएगा, दोनों के साइन थीटा वाले कंपोनेंट इस तरफ आ जाएंगे, और सेंटर की तरफ ए सेंट्रीपिटल, तो आपकी सेंटर वाली इक्वेशन इस तरीके से बनेगी, m इंटू ए सेंट्रीपिटल। अब स्पीड में बात करें तो v²/r, और ओमेगा में बात करें तो mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस निकालना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगी। लेंथ दी है अगर रस्सी की, तो लेंथ के कंपोनेंट लेके रेडियस निकालिएगा। ये आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी है मैंने। अब देखिए, सोचो आप एक रास्ते पे चल रहे हो और रास्ता इस तरीके से है, नीचे ग्रेविटी है, वर्टिकल प्लेन में आप कार चला रहे हो, आपकी कार चलो ए पॉइंट पे आई, यहां पे बी पॉइंट पे आई कार, दोनों पॉइंट पे एफबीडी में देखो क्या बदलाव हो रहा है, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नीचे होगा क्योंकि सर्कुलर पाथ में सेंटर नीचे है। इधर देखोगे तो नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सर्कल अब इस तरीके से ऊपर हो गया है। आई बात समझ में, तो इक्वेशन यहां पे कैसे बनेगी, mg माइनस नॉर्मल एट ए इक्वल टू mv²/r, तो ये नॉर्मल एट ए आपको मिल गया। आई बेटा बात समझ में। अब स्पीड अलग अलग हो सकती है, सेम दे जो भी सवाल में दिया हो, यहां पे नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू mv²/r आप लिखोगे, तो नॉर्मल यहां का आ गया mg प्लस mv²/r। आई बात समझ में। तो ये बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। वैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हम वर्क एनर्जी पावर के बाद एक बार डिटेल में सेशन भी ला रहे होंगे, अभी मैं आपको एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का बेसिक बता रहा हूं।
देखिए मान लीजिए हम सिंपल पेंडुलम की बात कर लेते हैं। सिंपल पेंडुलम में अगर हम देखें तो आइए सिंपल पेंडुलम में अगर हम देखें तो आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहे होते हैं, तो ऊपर नीचे इस बार बैलेंस नहीं किया जाएगा, mg का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। देखिए ये पॉइंट 1 पे बात कर लेता हूं, यहाँ स्पीड 1 है, ये एंगल थीटा पे 0.2 है, यहाँ स्पीड 2 है। अब सुनना मेरी बात, 1 पे जब आप एफबीडी बनाओगे तो mg नीचे, टेंशन ऊपर और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ। इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से, एम आई राइट बच्चों? तो टेंशन आ जाएगा mg प्लस mv²/l, l लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही रेडियस के बराबर है और स्पीड 1। अब देखो यहां पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो गई, यहां पे जब मैं एफपीडी बनाऊंगा तो ध्यान से समझना आप, अब मेरे को कंपोनेंट किस तरफ लेने हैं। यहां पे सेंटर बदल गया तो थोड़ा एक्सिस का खेल बदल गया है, ये सेंटर अब इस तरफ है तो मुझे इस एक्सिस पे कंपोनेंट लेने हैं। तो मैं जब एक्सिस डिसाइड करूंगा तो ये होगी मेरी एक्सिस। तो यहां पे देखिए आप जब कंपोनेंट लेंगे तो ये थीटा है तो mg के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, mg cos थीटा इधर, mg sin थीटा इधर। इस तरफ देखिए a सेंट्रीपिटल और इस तरफ ये a टेंजेंशियल है, तो इसकी इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, टेंशन माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m इंटू a सेंट्रीपिटल। तो टेंशन आएगा mg cos थीटा प्लस mv²/l और स्पीड 2 पॉइंट पे अलग हो जाएगी। और इस तरफ देखिए F इक्वल टू m इंटू a टेंजेंशियल करेंगे, मास से डिवाइड करके a टेंजेंशियल आ जाएगा g sin थीटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने यही डायग्राम बनाया था और हमने देखी टेंशन का किधर कंपोनेंट लिया था, इसमें टेंशन का इधर कंपोनेंट लिया था, mg का नहीं लिया था। यहाँ पे mg का कंपोनेंट ले लिया, अरे सर उधर टेंशन का इधर mg का, उधर टेंशन का कंपोनेंट लिया mg का नहीं लिया, इधर टेंशन का नहीं लिया mg का लिया, ऐसे क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि सर्कल का सेंटर अलग अलग तरफ है, वहां पे सर्कल का सेंटर इधर था तो कंपोनेंट सारे इस तरफ आने चाहिए, यहाँ पे सर्कल का सेंटर इधर है तो कंपोनेंट सारे इस तरफ आने चाहिए। तो ये थोड़ा सा आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, कई बार ये छोटी सी मिस्टेक हो जाती है जो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक अलग से लेक्चर लाएंगे उसमें भी ये बता रहे होंगे। अब देखिए ये जेई मेंस के सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। देखिए आपको क्या बोला है, एक रोटेटिंग डिस्क है, उसमें एक कॉइन रखा है, कॉइन स्लिप हो रहा है जब रेडियस है 1 सेंटीमीटर। इक्वेशन क्या बनाएंगे, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, ये तो बैलेंस हो गया। तो बताओ सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, वो है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को आप लिखोगे mr ओमेगा स्क्वायर, समझ गए? अब आपको बोला 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 है सेंटीमीटर में और फ्रिक्शन आपका म्यू mg मैक्सिमम हो जाएगा, समझ गए? तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई म्यू इंटू जी और ये 1 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, अगर एंगुलर वेलोसिटी को आधी कर दी जाए, इट विल स्लिप व्हेन डिस्टेंस अब क्या हो जाए, ठीक है? तो अब देखो नया केस, न्यू केस, तो रेडियस बदल दिया जाए एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा भी बदल दिया, रेडियस भी बदल दिया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अभी भी म्यू एम जी है, लेकिन ये जो म्यू है इसकी वैल्यू में कोई यहां से मिल गई, ये रही, ठीक है, मास कट गया, आर डैश में को निकालना है, नया ओमेगा क्या हो गया है, हाफ, तो ये ओमेगा को आप ओमेगा बाय 2 रखिए यहां पे, समझ गए? तो ओमेगा स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कट गया तो आर डैश आ गया 4 सेंटीमीटर। तो पहले अगर 1 सेंटीमीटर पे आपकी यहाँ पे स्लिपिंग हो रही थी तो स्पीड कम कर देंगे तो 4 सेंटीमीटर पे स्लिपिंग होगी। ये सवाल देखिए, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, रेडियस आर का है और आपको बोला है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट घूम रहे हो, अ स्मॉल बॉल इज केप्ट इन द बॉल, एक बाउल में छोटी सी बॉल रख दी और इसको रोटेट कर रहे हैं, फ्रिक्शन नहीं है और आपको बोला है एंगुलर स्पीड बताइए।
अभी किया था ये, सिमिलर टू कोनिकल पेंडुलम, सिमिलर टू कोनिकल पेंडुलम। इसे आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, यस, और इसे सॉल्व करके आप आंसर बताइएगा। वो आंसर आएगा रूट जी अपॉन कैपिटल आर कॉस, एंगल दिया है अल्फा, और अल्फा वर्टिकल एंगल है। ये सॉल्व कीजिएगा पूरा, नॉर्मल इस तरफ आएगा, mg नीचे, और सर्कल का सेंटर इस तरफ है, ये सर्कल का सेंटर है, तो कंपोनेंट नॉर्मल का आएगा, ऊपर नीचे बैलेंस, सॉल्व करना है, ये आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपसे यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, एक कार है, बैंकिंग पे बात कर रहा है। तो आइए अब मैं हॉरिजॉन्टल टर्निंग के सारे केसेस बता देता हूं, हॉरिजॉन्टल टर्निंग के सारे केसेस मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला केस, ओनली फ्रिक्शन है, नो बैंकिंग, बैंकिंग नहीं है, तो फ्लैट रास्ता है। फ्लैट रास्ते में जब आप घूम रहे हो तो नॉर्मल ऊपर mg नीचे, तो फोर्स देने वाला बस फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन ही m इंटू AC के बराबर होगा। अब देखिए जनरली जब भी कार की बात होती है, व्हीकल की, बाइक की बात होती है, स्पीड v की बात होती है, तो यहाँ पे स्पीड v के लिए निकाले मैक्सिमम केस स्लिपिंग वाला, तो म्यू mg इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r, तो ये देखिए आ गया म्यू जी आर का रूट, ये आपकी सेफ स्पीड आ गई। ठीक है, इससे ज्यादा स्पीड होगी तो गाड़ी फिसल जाएगी, आउटसाइड की तरफ, टेंजेंट की तरफ उड़ने की डायरेक्शन में आएगी, और अगर स्पीड इससे कम है तो वो ग्रिप बना के चलेगी, स्लिपिंग नहीं होगी, ये सेफ स्पीड हो गई कभी जब बैंकिंग नहीं है। लेकिन जब बैंकिंग है और फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो समझना बैंकिंग का मतलब क्या है। बैंकिंग का मतलब देखो, जैसे ये रास्ता है ना, इस पे आप गाड़ी चला रहे हो, तो रास्ता जैसे अंदर की तरफ रास्ता जा रहा है, इस रास्ते को आप यहाँ पे फ्लैट नहीं करते हो। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक कॉपी लेके समझाऊं, ये सोचो आपका रास्ता है, ठीक है, और आपकी गाड़ी यूं जा रही है, ये रास्ता ऐसे गोल घूम रहा है, ठीक है, और रास्ते में ये कार चल रही है ऐसे गोल, तो रास्ता फ्लैट नहीं है। बैंकिंग का मतलब रास्ते को थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दीजिए, और टिल्ट किस तरफ करिए, आउटर एज पे टिल्ट करिए इस तरीके से, ठीक है, आउटर एज पे टिल्ट कर दिया, तो रास्ता यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन जैसा हो गया, थीटा एंगल टर्निंग टिल्ट किया है, और आप इस तरीके से घूम रहे हैं, तो जो कार घूमेगी वो कार सीधे नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा होके घूम रही होगी। कभी कभी आपने देखा होगा हाई स्पीड ब्रिजेस होते हैं जब, तो हाई स्पीड ब्रिजेस पे ये ऐसे कर्वेचर होता है। अब इसका FBD नॉर्मल mg और नॉर्मल वर्टिकल से थीटा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर चाहिए, इस तरफ चाहिए। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, बस इसका जो कर्वेचर है, रास्ता है, पाथ है, वो टिल्टेड है। इससे फायदा क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन टिल्ट हो गया तो नॉर्मल का कंपोनेंट सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे देगा। देखिए ऊपर नीचे बैलेंस कीजिए, तो नॉर्मल कॉस थीटा mg के बराबर, और नॉर्मल साइन थीटा mv स्क्वायर बाय r के बराबर। आई बेटा बात समझ में। अब नॉर्मल की वैल्यू यहां से mg बाय कॉस इधर रख दो, तो ये आपको मिल गया, देखो mg टेन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इसे आप सॉल्व करोगे तो स्पीड आती है रूट आर जी टेन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट आर जी टेन थीटा। यानी जब बैंकिंग की बात होगी, बैंकिंग डिजाइन करनी है, कितना एंगल डिजाइन करना है, कितनी स्पीड के लिए, तो वो डिजाइनिंग इस फॉर्मूला के हिसाब से होगी। जब रास्ता डिजाइन होगा तो इस फॉर्मूला के हिसाब से डिजाइन होगा। ये हो गई स्पीड इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा। समझ गए, ये आपकी बैंकिंग की स्पीड आ गई। अब अगर दोनों हो, बैंकिंग विथ फ्रिक्शन हो, तो बैंकिंग विथ फ्रिक्शन हो, तो देखिए यहां पे एक फॉर्मूला है बहुत इंटरेस्टिंग, समझिएगा। स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू है रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और मिनिमम स्पीड जो है इसकी वो है रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला ना याद करना आसान है, टेन ए प्लस बी, ये देखिए टेन ए माइनस बी छोटी वैल्यू, टेन ए माइनस बी ये बड़ी वैल्यू, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है।
बस यहाँ पे टेन थीटा में म्यू है, टेन ए माइनस टेन बी की जगह म्यू है, तो टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा, और ये मैक्सिमम स्पीड हो गई। ये क्या है सर, ये समझा दो जरा। देखो, जब आपकी कार एक टर्न को नेगोशिएट कर रही है, मतलब एक रास्ते में घूम रही है, ये आपका रेडियस हो गया, एंगल थीटा। अब जब फ्रिक्शन भी है, तो आप सोचो जब स्पीड इतनी होगी, ये स्पीड, तब तो फ्रिक्शन की जरूरत नहीं थी, जीरो फ्रिक्शन पे भी कार घूम रही थी। तो जब इतनी फ्री स्पीड से आप चल रहे हो तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है, गाड़ी बढ़िया कांस्टेंट रेडियस से बिना स्लिप हुए घूम रही है। अब जब आपने स्पीड बढ़ाई रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा, स्पीड बढ़ाएंगे तो बाहर जाने की टेंडेंसी आएगी, तो फ्रिक्शन नीचे आ जाएगा, तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा स्लिप होने से। ठीक है, फ्रिक्शन का काम क्या है, स्लिप नहीं होने देना चाहते। अब आप स्पीड बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, एक टाइम पे स्लिप हो जाएगी गाड़ी, वो ये टाइम है। अगर आपकी स्पीड इससे छोटी है तो आपका फ्रिक्शन उसको स्लिप होने से बचा के रखेगा। ठीक है, ऊपर नीचे स्लिप नहीं होगी। इससे ज्यादा स्पीड करी तो ऊपर की तरफ स्लिप हो जाएगी। फिर नेक्स्ट, अगर आप स्पीड इससे कम करते हो, स्पीड कम करेंगे तो नीचे आने की टेंडेंसी है, नीचे आने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अब फ्रिक्शन उसको स्लिप होने से रोक रहा है, ग्रिप देके रखा है उसने इंक्लाइन के अलावा। अगर स्पीड इससे कम हुई तो फ्रिक्शन बचा नहीं पाएगा, वो नीचे स्लिप हो जाएगी। यानी ये वो रेंज ऑफ स्पीड है जब आपका रेडियस कांस्टेंट रहेगा, स्टेबल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगा और ऊपर नीचे स्लिपिंग नहीं होगी। ये याद रखना है पूरा। और इस पे देखिए कितने सवाल जेईई मेंस पे पूछे गए हैं। आइए ये देखिए सवाल क्या है, जल्दी से इस सवाल को पढ़ लो फटाफट। क्या कह रहा है ये सवाल, फटाफट से ये सवाल पढ़ लो, क्या कह रहा है। कम ऑन, फास्ट, यस, जल्दी से पढ़ो सवाल। आई, एक कर्व्ड लेवल रोड है, लेवल रोड है मतलब बैंकिंग नहीं है, 75 मीटर है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार टर्निंग द रोड कैन बी 30 विदाउट स्किडिंग। यानी स्पीड जो है ना वो रूट म्यू आर जी जो फॉर्मूला था हमारा, वो वाली स्पीड आपको दी है। तो जब रेडियस 75 था तो स्पीड 30 थी। अगर रेडियस को 48 कर दिया, फ्रिक्शन को सेम रखा है, तो आप बताइए मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो देखिए फ्रिक्शन सेम है ना, अगर तो स्पीड रेडियस के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बस आप v1 बाई वी टू इक्वल टू रूट r1 बाई r2 कर दीजिए। v1 क्या है 30, नई स्पीड निकालनी है, रूट r1 क्या है 75 अपॉन में r2 क्या है 48। दैट्स इट बच्चों, बस हो गया। इसे देखो 3 से डिवाइड कर दो तो 30 बाई वी टू हो गया, रूट 3 से डिवाइड करो 25 बाई 16 यानी 5 बाई 4। तो V2 देखिए आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया V2, तो 24 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। आया समझ में। अगला सवाल देखिए, एक ट्रेन है वो मूव कर रही है स्पीड से रेल्स पे, और रेल्स की बीच की जो दूरी है वो आपको दी है 1.5 मीटर, पटरियों के बीच की दूरी। टू नेगोशिएट अ कर्व, रेडियस आपको दिया है, कर्व का रेडियस जो रास्ते का रेडियस है, हाइट बाय विच द आउटर रेल। देखिए हमने बोला था बैंकिंग करनी है, तो इस तरफ घूमोगे तो ये जो बाहर वाली रेल है आउटर रेल, ये दो रेल की पटरी है, आउटर रेल को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अब पूछ रहा है कितना ऊपर करिए, और ये डिस्टेंस आपको दिया है तो h पूछ रहा है। देखिए कैसे करेंगे हम लिखेंगे कि हमें पता है बैंकिंग में स्पीड होनी चाहिए रूट आर जी टेन थीटा। ठीक है, स्पीड आपको दी है क्या, देखिए यहां पे क्या दिया है, स्पीड दी है 12 मीटर पर सेकेंड, रेडियस आपको दे दिया है 400 मीटर, जी आपको पता ही है, तो ये सब रखेंगे तो टेन थीटा आ जाएगा। अब टेन थीटा इस ट्रायंगल में क्या है, देखिए h अपॉन डी, और d डिस्टेंस दिया है, तो आप इसमें जब वैल्यू रखेंगे सारी, तो टेन थीटा को ये पुट करके सॉल्व कीजिएगा,
आपका आंसर आ जाएगा। ये होमवर्क है। अगर आपको बैंकिंग का फॉर्मूला देखो याद था तो कितना आसान हो गया ये। अगला सवाल, एक कार हॉरिजॉन्टल रोड पे चल रही है, रेडियस 50 मीटर है, अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार, मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार, फ्रिक्शन दिया है और आपको बोल रहा है रेडियस है, ठीक है। तो आपको बस सिंपल स्पीड पूछिए, दैट्स इट। तो स्पीड आपकी हो गई रूट म्यू आर जी। बस कितने सारे सवाल आए हैं, और बैंकिंग वाले और हॉरिजॉन्टल टर्निंग वाले सारे केस याद रखना। आज बहुत सारे केस कराए मैंने, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, इसमें बैंकिंग नहीं दी थी, सिर्फ फ्रिक्शन दिया था, तो ये आंसर इससे आ जाएगा। अब ये देखिए, बैंकिंग में इस बार नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, नॉर्मल रिएक्शन पूछ रहा है बैंकिंग में। तो याद है हमने कंपोनेंट ले लिया था और नॉर्मल के कंपोनेंट को mg से बैलेंस किया था, तो n cos थीटा बराबर mg हो गया, नॉर्मल हो गया mg बाय cos 30। दैट्स इट बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन 800 kg का 30 डिग्री बैंकिंग वाला। तो बस इस पे वैल्यू डालें, m इंटू जी अपॉन cos 30 रूट 3/2। दैट्स इट बच्चों, इसे आप सॉल्व करिए जल्दी से। तो देखिए आपका जो आंसर आएगा ना, वो आंसर यहाँ पे 10.2 इंटू 10 की पावर 3 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इतना आ जाएगा। आई बात समझ में? बस आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और कोई भी फ्रिक्शन नहीं है इसमें, सिर्फ आपको सिंपल नॉर्मल रिएक्शन एफबीडी से बता देना था। ये देखिए सवाल, यहाँ पे अब आपको फ्रिक्शन भी है, बैंकिंग भी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था? रूट आर जी टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। क्या बोल रहा है? कार ऑफ मास m है, बैंकिंग है, रेडियस r है, बैंकिंग का एंगल है। अवॉइड स्लिपिंग करने के लिए मैक्सिमम स्पीड v नॉट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। आपसे पूछा है कि म्यू बताइए। अब देखिए स्पीड का फॉर्मूला हमने बता दिया, स्क्वायर करिए दोनों तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, म्यू का फंक्शन निकालिए। तो म्यू आपको निकालना है, ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लीजिएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये देखिए सवाल अब क्या है। अ स्मूथ सर्कुलर ग्रूव हैज अ स्मॉल स्मूथ वर्टिकल वॉल एज शोन इन द फिगर। एक वर्टिकल वॉल है, सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक रास्ता बनाया हुआ है। ग्रूव मतलब ऐसे पाइप टाइप रास्ता बनाया हुआ है। इस पाइप वाले रास्ते में एक पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है, और आपको बोला है स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, और ये वॉल के अगेंस्ट घूम रहा है। तो जब आप इसका एफबीडी बनाओगे तो एफबीडी ऐसा बनेगा, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन इधर। समझ गए? अब देखिए यहां पे, ठीक है, जमीन पे है तो जमीन का एक नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल ऑफ ग्राउंड ऊपर होगा, नॉर्मल वॉल से इस तरफ होगा। तो ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरफ आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। तो नॉर्मल वॉल सिंपली आप क्या करेंगे, mv²/r, और कोई फोर्स ही नहीं है इस तरफ, सिर्फ नॉर्मल है, तो नॉर्मल वॉल mv²/r। अब बोल रहा है नॉर्मल और स्पीड के बीच का ग्राफ बनाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ पैराबोला। ये देखिए ऑप्शन 1 इज द आंसर। आया बेटा समझ में? चलें आगे। ये देखिए एक लास्ट सवाल आज की क्लास का, थोड़ा सा इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, जेई मेंस में आया हुआ सवाल है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। तो देखिए ये सवाल हम कर लेते हैं। आपको क्या बोल रहे हैं, एक सर्कल में घुमा रहे हैं, और ऐसे एट एनी इंस्टेंट नॉर्मल और टेंजेंशियल कंपोनेंट्स सेम है। आपको बोल सकते हैं नॉर्मल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स सेम है, या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम है। अब बोला है स्पीड टाइम 0 पे 4 थी, टाइम बताइए कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए कितना लगेगा। समझ गए? कितना टाइम लगेगा? तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो जब इसे आप सॉल्व करने जाओगे, ए टेंजेंशियल बराबर ए सेंट्रीपिटल करोगे, तो ये बेटा dv/dt है, और ये v²/r है। यस, इसको जब आप सॉल्व करते हो तो आपकी एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। रेडियस कितना है जल्दी से देखिए, 50 सेंटीमीटर,
उसे आप मीटर में करेंगे तो रेडियस आ जाएगा आपका हाफ। इसे आप रखेंगे तो ये 2dt बना। यस, अब इसे इंटीग्रेट करिए जल्दी से। बताइए बच्चों क्या आपका आंसर होगा? एक्सप्रेशन देखिए यहाँ पे और बताइए व्हाट विल बी द आंसर। जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द आंसर, फटाफट से बताइए। यस, ठीक है, आ जाओ चलें आगे। तो पार्टिकल इज मूविंग, यहाँ पे ये नहीं दिया कि स्पीड बढ़ रही है कि कम हो रही है ना, ये स्पीड नहीं दिया है। तो अभी मैं अगर स्पीड कम हो रही होती, देखिए शायद यहाँ पे नेगेटिव साइन है ना, तो स्पीड कम हो रही है ये इसमें होगा, ठीक है, तभी नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पे मैं अभी माइनस साइन लेके इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका देखिए v की पावर -2 dv का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा v की पावर -1 अपॉन -1, ये हो गया यहाँ पे -2t, तो माइनस हट गया बेटा। यस, और यहाँ पे क्या आ गया 1/v इज इक्वल टू, ये आपको बना 2t। ठीक है, चलो ठीक है सर, लेकिन सर एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे तो s था, यहाँ पे आपको टाइम है और यहाँ पे ये सेकेंड है यूनिट और e की पावर -2 और ये 1/α है। तो ये कैसे करेंगे बच्चों, ये कैसे करेंगे? और यहाँ पे टाइम आपको फर्स्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए भी बोला है। तो ये जो फर्स्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है ये तो डिस्टेंस दिया है, लेकिन यहाँ पे फाइनल डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है। मैं एक काम करता हूं, टाइम के साथ तो देखिए यहाँ पे लिमिट्स लगा के आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फाइनल स्पीड नहीं पता। फाइनल स्पीड मेरे को मिल जाती तो मैं यहां से डायरेक्ट टाइम निकाल लेता, लेकिन यहाँ पे आपको फाइनल डिस्टेंस जरूर पता है। देखिए फर्स्ट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करना है, मतलब आपका डिस्टेंस 0 से डिस्टेंस 2πr तक जाना है, तो डिस्टेंस 0 से डिस्टेंस पाई हो जाए, तो इसका मेरे को पक्का पता है। तो मैं एक काम करता हूं, स्पीड के साथ अब मैं फॉर्मूला डिस्टेंस का यूज करता हूं। तो ए टेंजेंशियल को मैं लिख रहा हूं v dv/ds और ए सेंट्रीपिटल को v²/r। तो ये 2 ऊपर चला गया, 2v² v dv/ds, एक v कट गया, dv/ds इक्वल टू मिला 2v, और इससे देखो क्या मिला, dv/v इज इक्वल टू 2ds। अब देखिए, अब आपको समझ में आ रहा है एक्सपोनेंशियल टर्म क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन में ln आएगा, तो ये हो गया ln v इज इक्वल टू 2s। अब देखो एक्सपोनेंशियल में e की पावर नेगेटिव थी ना, उससे मेरे को समझ आया कि यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए, ये माइनस साइन होगा ना तभी e की पावर नेगेटिव आएगी, इसीलिए ये माइनस साइन है। अब लिमिट्स लगा देते हैं, ये लिमिट 0 से s, ये लिमिट स्पीड की 4 से v फाइनल, आया समझ में? तो यहां से ln v फाइनल माइनस ln 4 इक्वल टू -2s, तो ln v फाइनल बाय 4 इक्वल टू -2s। अब आप एंटी लॉग ले लीजिए, तो v फाइनल आएगा 4 इंटू ई की पावर -2s। s यहाँ पे बेटा डिस्टेंस है, आया समझ में? तो यहाँ पे डिस्टेंस जब हो गया पाई, एम आई राइट? तो स्पीड कितनी हो गई, 4e की पावर -2π। अब मेरे लिए स्पीड वर्सेस टाइम काम आएगा। अब यहाँ पे आप लिखोगे कि आपकी स्पीड कहां से कहां गई, स्पीड हमारी गई 4 से v फाइनल, तो 4 से v फाइनल 0 से t, आए समझ में? अब देखिए 1/v फाइनल -1/4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टाइम। अब v फाइनल की वैल्यू यहां से ले लेते हैं, 1/4 e की पावर -2π -1/4 इंटू 2 t की पावर 80। तो ये देखिए 2 नीचे आ गया, 1/8 ये हो गया e की पावर 2π -1। समझ आया बेटा? यही है।
तो इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या आ रहा है 1/अल्फा, तो मेरा आंसर आ रहा है 8। अब यहाँ पे देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं दिया था ना, इसीलिए हमने माइनस साइन ले लिया देख के कि माइनस, लेकिन यहाँ पे उल्टा आ गया एक्सप्रेशन, तो इससे मेरे को समझ में आ रहा है अब फाइनल ये बात हो गई कि यहाँ पे माइनस साइन नहीं होगा, तो मैं इसे प्लस ही ले लेता हूं, तो यहाँ पे ये प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस बचा रह जाएगा। तो एक्सिलरेटेड है, स्पीड बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्लस ही रहने देते हैं, तो एक यहाँ पे माइनस साइन रहेगा और इसमें माइनस उधर भेज देंगे, तो टी हो गया 1/8 1 माइनस ई की पावर -2 पाई यहाँ पे आ जाएगा। समझ गए? तो प्लस माइनस था नहीं तो हमने यहाँ पे माइनस देखे, लेकिन यहाँ पे एक्सिलरेटेड था ये बोलना चाहिए था, तो एक्सिलरेटेड था, तो इस तरीके से पहले हमने डिस्टेंस के टर्म्स में सॉल्व किया, फिर हमने टाइम के टर्म्स में ये सवाल सॉल्व किया। तो काफी अच्छा सवाल था, इसे आप पूरा सॉल्व कीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगले सेशन में। खूब सारा आशीर्वाद, खूब सारी ब्लेसिंग्स, खूब सारा प्यार, खूब मेहनत करते रहिए। कमेंट करके बताना कैसा लगा। अब के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।